होटल राजमहल, एपिसोड 127। एक उलझी पहेली। चंदा के पति की बात सुनकर दिव्या और विशाल के होश उड़ गए। उसके मुताबिक एक काली परछाई उस लड़की का बलात्कार कर रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने आगे दिव्या और विशाल को बताया, चंदा हमेशा काफी थकी थकी और डरी हुई रहने लगी थी। वो घर का कोई काम नहीं कर पाती थी और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि वो आम लोगों की तरह हंसे, बोले, बात करे, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसका मन टूट गया हो। काफी बार तो वो सुबह को बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थी। एक बार तो डॉक्टर ने यह भी कह दिया था कि अगर उसके साथ यही सब होता रहा तो वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। शायद वो अदृश्य शक्ति उसके शरीर को नोचते नोचते उसकी सारी ताकत को भी खत्म करती जा रही थी। उनकी कही हुई हर एक बात दिव्या और विशाल को सकते में डाल रही है। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। विशाल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या आप आज के समय में भी इस तरह की बातों पर यकीन करते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि आपकी बीवी के पीछे कोई भूत पड़ा हुआ था? क्या आपने डॉक्टर से उसका सही इलाज करवाया भी था या नहीं? आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, आप तो आज के जमाने के बच्चे लग रहे हो, तो क्या आप मेरे सामने एक आत्मा का दावा करते हुए नहीं आए हो? क्या आपको चंदा की आत्मा ने नहीं भेजा है? साहब जी, जिस तरह इस दुनिया में भगवान है उसी तरह शैतान भी है। वो शैतान कब किस रूप में हमारे सामने आ जाए ये हम भी नहीं जानते। दिव्या और विशाल के लिए ये सब मान पाना बहुत मुश्किल है। उन्हें अब पता चल रहा है कि वो मासूम लड़की अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं सह रही थी और उसके साथ कितना गलत हो रहा था। फिर एक दिन हमें किसी ने बताया कि जयपुर में एक बहुत बड़े बाबा रहते हैं जो उसकी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इस उम्मीद से कि शायद मेरी चंदा इस नर्क भरी जिंदगी से आजाद हो जाए, हम दोनों अपना सामान बांधकर जयपुर आ गए और होटल राजमहल में कमरा ले लिया। हमें वहां पहुंचते हुए देर हो गई और हमें अगले दिन बाबा से मिलने जाना था। लेकिन जिस दिन हम लोग वहां गए, अचानक से आधी रात को मौसम बदलने लगा। एक तेज आवाज के साथ हमारे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और उससे एक काली परछाई अपने आप अंदर आने लगी। मैंने देखा कि वो परछाई एक बार फिर चंदा के आसपास मंडरा रही है और चंदा दर्द से तड़पने लगी। देखते ही देखते वो परछाई उसके जिस्म के साथ अपनी हवस की आग बुझाने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उस अदृश्य शक्ति ने मुझे उठाकर दूर पटक दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चंदा की मदद कर पाऊं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, दिव्या ने उसकी बात काटते हुए बीच में कहा, विशाल, तुम इसकी बात मत सुनना। तुम्हें तो पता ही है लोग अपने आप को बचाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं। ये भी झूठ ही बोल रहा है। जरूर इसी ने अपनी बीवी का खून किया है। मैं तो कहती हूं इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो। जब वो अपने तरीके से पूछताछ करेंगे तब सारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। उस आदमी ने दिव्या की तरफ देखकर कहा, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या आपको सच पे लगता है कि मैं भगवान के मंदिर में उनके सामने बैठकर आपसे झूठ बोलूंगा, वो भी अपनी ही बीवी के बारे में? अगर तुम्हें सच में इतनी ही फिक्र थी अपनी बीवी की, तो आधी रात को उसे छोड़कर भाग क्यों गए थे? तुम्हारी वजह से वो जल जल कर मर गई और तुमने एक बार भी मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा? दिव्या ने सूर्यभान से सवाल करते हुए कहा, जब भी उसके साथ ऐसा कुछ होता था तब वो परछाई अपनी हवस बेशक उसके शरीर पर उतारती थी, लेकिन उसका सारा गुस्सा मुझ पर उतरता था। वो मुझे बहुत बुरी तरह से मारती पीटती थी और अगर मैं वहां से बचकर नहीं जाता था तो कई बारी वहीं पर बेहोश हो जाता था। अपने घर पर तो मैं हमेशा कमरे से बाहर भाग जाता था, मगर उस होटल में आधी रात को मैं भला कहां जाता? लेकिन मैं उस कमरे में बंद बेहद परेशान हो रहा था। मैं अपनी बीवी के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा था
और वो काली परछाई मेरा जीना दूभर कर रही थी। इसलिए मुझे वहां से भागकर होटल से बाहर जाना पड़ा। मगर पार्किंग तक पहुंचते ही अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो पूरा होटल आग की लपटों से घिरा हुआ है और जल रहा है। ये सब देखकर मैंने अंदर जाने की भी कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। होटल में रुके हुए सारे लोग जल चुके थे और वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। मेरे मरते दम तक मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर पाया और उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मैं तो उसकी जान बचाना चाहता था। ये कहते कहते सूर्यभान ने अपना सर नीचे झुका लिया। उसके चेहरे पर अफसोस और दुख साफ दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी सच्चाई बयां कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उसकी बातें सुनकर दिव्या और विशाल की आंखें हैरानी से बहुत बड़ी हो गई। उन्होंने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि उस लड़की का सच इतना दर्दनाक निकलेगा। लेकिन आखिर ये सब कर कौन रहा था? वो काली परछाई किसकी थी? क्या आपको कुछ भी नहीं पता? विशाल ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं ये तो नहीं जानता कि मेरी पत्नी को क्या परेशानी थी, मगर जब हमारी शादी हो रही थी तब उसके गांव वालों ने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं उससे शादी ना करूं, क्योंकि उसका कोई आशिक था पहले। मगर मैंने इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन आप जाकर चंदा के माँ बाप से पूछ सकते हो। उनकी हवेली यहां से कुछ ही दूरी पर है। उसकी बात सुनकर दिव्या और विशाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये कहानी और भी ज्यादा उलझती जा रही है। उसके पिताजी का नाम ठाकुर बलवंत राय चौधरी है। उनकी हवेली यहां से बराबर वाले गांव में ही है। आपको उनकी हवेली का पता कोई भी दे देगा। ये सुनकर दिव्या और विशाल कुछ सोचते हुए वहां से जाने लगे, मगर तभी सूर्यभान ने उन्हें रोका और कहा, आप अपनी पूरी कोशिश करना कि चंदा की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। उसने अपनी पूरी जिंदगी काफी दर्द में काटी है और अब कम से कम मरने के बाद तो ईश्वर उसे मुक्ति दे। दिव्या और विशाल वहां से तो निकल गए, मगर उनके मन में काफी सारे सवाल चल रहे हैं। वो दोनों सूर्यभान के घर का पता निकालकर यहां पर आए थे और उन्हें लगा था कि यहां उन्हें सच का पता जरूर चलेगा, मगर उस सच ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए और उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। अब अगर चंदा के माँ बाप के घर जाकर भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला तो? दिव्या ने चलते चलते विशाल से कहा, विशाल, ये चंदा का गांव कितनी दूर है? मुझे तो बहुत थकान हो रही है। ये तो देखो धूप कितनी है। उसने माथे से पसीने को साफ करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, कुछ कदम दूर पर एक पेड़ है, थोड़ी देर जाकर उसकी छांव में बैठ जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, विशाल ने जवाब दिया। उन दोनों ने देखा कि कुछ ही दूर पर बरगद का एक पेड़ है, जिसकी शाखाओं से उसकी जड़ें निकलती हुई नीचे जमीन पर लटक रही हैं। वो दिखने में काफी पुराना लग रहा है। विशाल और दिव्या जाकर आराम से उसके नीचे बैठ गए और आराम करने लगे। वहां बैठे बैठे दिव्या ने अपना सर विशाल के कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद विशाल की भी आंख लग गई और वो दोनों वहीं बैठे बैठे सो गए। थोड़ी देर के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके हाथ पर कहीं से पानी टपक रहा है। उस गीलेपन की वजह से दिव्या और विशाल की नींद खुल गई और उन्होंने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए। पेड़ की एक शाखा से वही लड़की चंदा लटकी हुई है। उसने अपने पैरों को उस शाखा में जकड़ा हुआ है और उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर फैले हुए हैं। उसकी आंखों से बहता हुआ खून टप टप करके नीचे गिर रहा है। जैसे ही दिव्या ने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो खून की बूंदें सीधे आकर उसके चेहरे पर गिरी। विशाल! वो जोर से चीखते चिल्लाते हुए उठकर वहां से बहुत दूर जाकर खड़ी हो गई।
जब विशाल ने चंदा को उस तरह से लटके हुए देखा तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बहुत घबरा भी गया। उन दोनों की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई और वो उसी जगह पर खड़े हुए उसे देख रहे हैं। वो दोनों इस वक्त बेहद डरे हुए हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब उनके साथ वहां पर क्या होने वाला है। दूसरी तरफ उन दोनों की ऐसी हालत देखकर चंदा एक बार फिर अपनी भयानक डरावनी हंसी हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी खतरनाक है कि किसी भी आम इंसान की रूह तक कांप जाए। दिव्या और विशाल उसकी हंसी सुनकर डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। विशाल, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पर क्या कर रही है? दिव्या ने घबराते घबराते विशाल से कहा। विशाल ने कसकर दिव्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, घबराओ मत, मैं यहीं पर हूं। चंदा हंसते हंसते अपने उल्टे कदमों से पेड़ की शाखा पर चलने लगी। वो अभी भी उसी तरह से उल्टी लटकी हुई है और चलते चलते वो उतरकर नीचे आ जाती है। विशाल तुरंत दिव्या को संभालता हुआ उसे अपने पीछे छुपा लेता है। चंदा अपना चेहरा इधर उधर टेढ़ा कर करके बार बार उन दोनों को घूर कर देख रही है और उसके बाद अचानक से जोर जोर से हंसने लगती है। दिव्या और विशाल के पसीने छूट रहे हैं। उनके दिल की धड़कन काफी बड़ी हुई है। क्या चाहती है आप? विशाल ने हिम्मत करके चंदा से पूछा। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है। अचानक से देखते ही देखते चंदा के हाव भाव बदलने लग जाते हैं। उसके चेहरे पर उसके लंबे बाल फैले हुए हैं और वो गुस्से से दिव्या और विशाल को घूर रही है। वो उन्हें घूरते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और तभी अचानक से दूर से कुछ औरतों और लोगों के आने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उन तीनों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। देखते ही देखते अचानक से उस रेगिस्तान में एक रेत का बवंडर उठने लगता है। दिव्या और विशाल हैरानी से सब कुछ देखने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उनके कानों में एक आवाज आती है, चले जाओ यहां से, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, चले जाओ। चंदा के चीखने और चिल्लाने की आवाजें पूरे रेगिस्तान में गूंजने लगती है। देखते ही देखते वो उस बवंडर के अंदर समा जाती है और पल भर में सब कुछ गायब हो जाता है। दिव्या और विशाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। विशाल, वो लड़की कहां चली गई? विशाल और दिव्या हैरानी से इधर उधर देख रहे हैं, मगर उन्हें वो लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। अब हम क्या करें? उसने हमें धमकी दी है। क्या हमें अभी उसके घर जाकर पूछताछ करनी चाहिए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम जब से इस गांव में आए हैं तब से वो हर जगह हमारे पीछे पड़ी हुई है, कहीं पर भी हमें अकेला नहीं छोड़ रही। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो इसी जगह पर हमारी जान ना ले ले। दिव्या ने घबराते घबराते विशाल से कहा, दिव्या, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। हम यहाँ पर चंदा की असलियत पता लगाने आए हैं। हम उसका सच जाने बिना यहाँ से नहीं जा सकते। विशाल ने दिव्या से कहा। वो दोनों इस वक्त पसीने से तरबतर हो चुके हैं और काफी ज्यादा डरे हुए हैं। चंदा के पिता बलवंत राय चौधरी की हवेली पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो हवेली सूर्यभान की हवेली से भी कहीं ज्यादा आलीशान है। उन्होंने देखा कि वहां घर के बाहर बगीचे में काफी सारे नौकर हैं। कुछ नौकर पौधों को पानी दे रहे हैं तो कुछ कुत्तों को यहां से वहां घुमा रहे हैं, मगर वहां पर पहरेदारी के लिए कोई चौकीदार नहीं है। दिव्या और विशाल ने उस हवेली का मेन गेट खोला और वो दोनों अंदर आने लगे। तभी एक नौकर भागते हुए वहां आया और उनसे कहा, हाँ जी, क्या चाहिए आपको? वो ऊपर से नीचे तक दिव्या और विशाल को अच्छे से घूर रहा है, जैसे किसी एलियन को देख रहा हो। हमें ठाकुर बलवंत राय चौधरी से मिलना है, दिव्या ने जवाब दिया और उसने कहा, क्या आप बड़े ठाकुर साहब को जानते हैं? नहीं,
लेकिन हमें उनसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दिव्या ने कहा। अगर आप उन्हें नहीं जानते तो आप ऐसे उनसे मिलने के लिए अंदर नहीं जा सकते। नौकर ने साफ साफ मना कर दिया और वो दरवाजा बंद करने लगा, मगर विशाल ने आगे बढ़कर वो दरवाजा पकड़ लिया और कहा, लेकिन हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। अगर हमने उनसे बात नहीं की तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे भाई, लेकिन आपकी मुसीबत से ठाकुर साहब का कोई लेना देना नहीं है। आपकी मुसीबत है, आप जानो। उस नौकर ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया। देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम दोनों उनसे मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। हम उनसे बिना मिले वापस नहीं जा सकते। दिव्या ने उससे कहा। और देखो छोरी, यहाँ बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। अब मैं हर किसी को घर में घुसाने लगा तो मेरी नौकरी तो जाएगी ही, लेकिन इसके साथ साथ ठाकुर साहब मेरी जान भी ले लेंगे। मैं तुम लोगों से बात करके अपना और वक्त नहीं खराब करना चाहता। चलो निकलो यहाँ से, उसने गुस्से से कहा। और उसके ऐसा कहते ही अचानक से उसके हाथ से वो गेट छूट गया और वो हवा में उड़ने लगा। बचाओ, बचाओ! वो बुरी तरह से छटपटाने लगा। उसे यूं हवा में उड़ते हुए देख दिव्या और विशाल बेहद हैरान रह गए। क्या एक बार फिर चंदा वहां पर आ गई है? इस बार वो उन दोनों के साथ क्या करने वाली है? तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या चंदा विशाल और दिव्या को हवेली के अंदर जाने देगी या यहीं से उनकी जिंदगी को और दर्दनाक बना देगी? क्या करेंगे इस वक्त विशाल और दिव्या? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।